नमस्कार। सभी भूगोलवेताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने स्कूल लेक्चर और यूजीसी नेट जीआरएफ की यहाँ जो हैं बैच चला रखे हैं और दो सीरीज आप लोगों के सामने दो पार्ट्स जो हैं ज्योग्राफी को यहाँ चला रखे हैं। एक इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट्स है और एक ज्योग्राफिकल जो थॉट है उसका पार्ट्स है। ठीक है, इस क्लास में हम ज्योग्राफिकल जो थॉट है उसके पार्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, अब देखो हमारी सभी जो क्लासें हैं वो DCI श्रीमाधपुर जो ऐप है जो आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा उसके माध्यम से आप संपूर्ण क्लासेज जो हैं वहाँ रिकॉर्डेड सभी क्लासें वहाँ आपको मिलेंगी। बाकी आपको डेमो जो क्लासेज हैं वो यूट्यूब चैनल है कॉस्मोस जो चैनल है, हमबोल्ट की एक प्रसिद्ध करती कॉस्मोस, इसके नाम के आधार पर ये चैनल है, वहाँ आपको डेमो क्लासेज मिलेंगी। ठीक है, और यहाँ आपको संपूर्ण क्लासेज इस ऐप के माध्यम से मिलेंगी। अब देखो आज की इस क्लास में हमने जो है ज्योग्राफिकल जो थॉट है उसके क्वेश्चन MCQ जो है वो तैयार किए हैं, उनकी चर्चा करते हैं अपन। अब देखो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि भौगोलिक ज्ञान के सबसे पहले धनी व्यक्ति कौन थे। हमने अपनी क्लासों में इस चीज़ की चर्चाएं विस्तार से चर्चाएं की थी कि भौगोलिक ज्ञान के जो पहले जो धनी व्यक्ति थे वो फोनेशियन वासी थे। कौन थे? फोनेशियन वासी भौगोलिक ज्ञान के सबसे पहले धनी व्यक्ति थे। उन लोगों ने जो है सबसे पहले भौगोलिक ज्ञान को जो है वो इकट्ठा करने का प्रयास किया था। ठीक है, और ये फोनेशियन निवासी कहाँ के निवासी थे? वर्तमान में जो इजराइल, जॉर्डन, सीरिया और जो लेबनान का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के ये निवासी थे। ठीक है, अब देखो यहाँ भूगोल ज्ञान के सबसे पहले धनी व्यक्ति जो हैं वो कौन थे? फोनेशियन वासी। इसका राइट जो आंसर होगा वो फोनेशियन वासी हैं। बाकी ये सभी जो हैं इसके रॉन्ग आंसर हैं। ये जो क्षेत्र है ये लेबनान का क्षेत्र, ये इजराइल का क्षेत्र, ठीक है, ये जो सीरिया का जो क्षेत्र है वो, इस क्षेत्र विशेष में मुख्यतः और टर्की के भी कुछ क्षेत्र विशेष में ये जो लोग हैं वो रहते थे तटीय भागों में, और ये नाविक थे। फोनेशियन वासी जो है वो नाविक थे। नौकाओं के द्वारा ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते थे और भौगोलिक जो ज्ञान है उसको इकट्ठा करते थे। लेकिन इनकी जो सोच थी वो संकुचित प्रकार की सोच थी। इस वजह से ये अपने भौगोलिक ज्ञान को जो है आगे नहीं बढ़ा पाए, और भौगोलिक ज्ञान को आगे बढ़ाने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो यूनानी थे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन चर्चा करें। निम्न में से कौन सा नगर फोनेशियन वासियों के द्वारा बसाया गया था या उनका था? ठीक है, ये क्वेश्चन यूजीसी की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर का जो तटवर्ती भाग है वहाँ बहुत सारे नगर देखने को मिलते हैं, और उन नगरों में जो है कौन सा नगर फोनेशियन वासियों के द्वारा बसाया गया था। ठीक है, अब देखो सिकंदरिया भी इसका आंसर नहीं है, अलेक्जेंड्रिया सिकंदरिया, ठीक है, मिलेटिस भी नहीं है, एथेंस भी नहीं है। इसका राइट आंसर जो है कार्थेज है। हमने अपनी क्लासों में इस बात की जो है विस्तार से चर्चा की थी। जो फोनेशियन वासी थे उन्होंने जो है भूमध्य सागर के तट पे विभिन्न जो नगर हैं वो स्थापित किए थे, और उन नगरों में जो है एक महत्वपूर्ण नगर जो है वो कार्थेज था। कार्थेज कहाँ पे था? ये जो ट्यूनीशिया जो कंट्रीज है इसके इस भाग में जो है यहाँ कार्थेज नगर था। ठीक है, जो कि फोनेशियन वासियों ने इसको बसाया था। अब देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, यूनानियों के भौगोलिक ज्ञान के विकास के पीछे, यूनानियों के भौगोलिक ज्ञान के विकास के पीछे किस सागर का
महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसका भी हमने अपनी क्लासों में जो है विस्तार से अध्ययन किया था कि एकमात्र जो सागर है जिसकी वजह से यूनानियों का जो भौगोलिक ज्ञान है वो डेवलप हुआ था, वो कौन सा था? एजियन सागर। कौन सा था? एजियन जो सागर है वो यूनान के तट के बिल्कुल पास में ये सागर है, और इस सागर की वजह से उनका भौगोलिक जो ज्ञान है वो डेवलप हुआ था। इसकी चर्चाएं हमने की थी। बाकी ये जो हैं सभी युगजियन, इसको काला सागर कहा जाता है वर्तमान में। ये एक यूनानी नाम है युगजियन, और इसको वर्तमान में काला सागर कहा जाता है। एडियाटिक सागर, इससे आप परिचित ही हैं, और टिरहेनियन सागर, ये जो हैं तीनों जो हैं इसके ऑप्शन गलत हैं। राइट इसका आंसर जो है वो एजियन सागर है। ठीक है, अब देखो ये वो मध्य सागरीय एक मैप है, और ये जो क्षेत्र है वो यूनान है। ठीक है, और यूनान के ये जो भाग है उसको एजियन सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एजियन सागर। तो ये जो एजियन सागर है इसकी वजह से जो है यूनानियों का भौगोलिक ज्ञान जो है वो डेवलप हुआ था। ठीक है, ये इटली और इटली के पास वाला ये एडियाटिक सागर। ठीक है, यूनानियों का जो संबंध था वो एजियन सागर से था। ठीक है, बाकी ये टिरहेनियन सागर है। ठीक, इस प्रकार से अपने जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें एजियन सागर ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जो यूनानियों से संबंध उसका था, और इस सागर की वजह से ही जो है उनका भौगोलिक ज्ञान जो है वो बढ़ा था। अब देखो नेक्स्ट है, यूनान में कौन सी संस्कृति डेवलप हुई थी? यूनान में कौन सी संस्कृति का विकास हुआ था? एसेरियन ये भी गलत है, सुमेरियन ये भी गलत है, चेल्डियन ये भी गलत है। ये तीनों सभ्यताएं जो हैं, तीनों जो पार्ट्स हैं वो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसी के हिस्से हैं। ठीक, असीरियन, सुमेरियन, चेल्डियन, वहाँ एक के बाद एक जो है मेसोपोटामिया हमने चर्चा की। यहाँ वर्ड आया है मेसोपोटामिया। ठीक है, इराक में दजला और फरात नदियों के बीच में जो है ये सभ्यता डेवलप हुई थी। वहाँ इसके चार जो हैं वो पार्ट थे। सुमेरियन वासी, उसके बाद बेबोलियन वासी डेवलप हुए, उसके बाद असीरियन वासी डेवलप हुए थे, और अंत में जो है चेल्डियन जो हैं वो डेवलप हुए थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? हेलेनिक है। क्या है? हेलेनिक। हेलेनिक जो संस्कृति है वो कहाँ से संबंध रखती है? यूनान से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है नेट की एग्जाम में। अब देखो नेक्स्ट, होमर कौन सी हवा को थेरस नगर से आती भी मानता था? होमर, जिसे स्ट्रेबो ने भूगोल का पिता कहा है, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये भूगोलवेता हुआ है होमर। इसने इलियड और ओडिसी नामक ये ग्रंथ भी लिखे हैं। तो इसने 4 प्रकार की हवाएं बताई हैं। ठीक है, ये बोरस, उत्तर से आने वाली जो हवा उसके अनुसार बोर्स है। दक्षिण से आने वाली हवा जो है वो नॉर्स है, और पश्चिम से आने वाली जो हवा है वो जेफ्रीस है, और पूर्व से आने वाली जो हवा है वो यूरस है। अब ये तो हवाओं की दिशा के अनुसार बात होगी। उसने थेरस नगर के बारे में भी बताया। जो बोरस है ये हवा थेरस जो नगर है, जो कि यूनान के उत्तर में ये नगर था, यूनान के उत्तर में ये नगर था थेरस, और इस थेरस नगर से आती हुई जो हवा है वो कौन सी है? बोरस है। कौन सी है?
बोरस, तो राइट आंसर जो है इसका ए होगा बोरस, बाकी इसके सभी जो हैं आंसर क्या हैं वो गलत है। ठीक है, अब देखो उसने इस हवा की विशेषता ये भी बताई थी कि ये उत्तर से आने वाली हवा है जो कि आकाश को स्वच्छ कर देती है, आकाश को साफ कर देती है, और थेरस नगर से आती है। नॉर्ड्स के बारे में वो बताता है कि दक्षिण से आने वाली एक ठंडी हवा है, दक्षिण से आने वाली एक क्या है, ठंडी हवा नहीं है, ठंडी हवा तो जो है वो बोरस है। ठीक है, ये नॉर्ड्स जो है वो कैसी हवा है, आर्द्र हवा है। इन हवाओं को समझने के लिए हमें जिस प्रकार से भारत में जैसी अवस्थिति है वैसी अवस्थिति मानकर यदि इनको अपने दिमाग में सेट किया जाए तो वैसी अवस्थिति जो है अवस्थिति वहाँ यूनान के भी उसने बताई है। जिस प्रकार से दक्षिण से आर्द्र हवाएं आती हैं तो उसने ये बताया कि दक्षिण की जो हवा है वो आर्द्र है, नॉर्थ जो है वो तूफानों को ला करती है। तूफान जो हैं वो इससे तूफान जो हैं वो आते हैं, झंझावातों को लाने वाली होती है, और नौका संचालकों के लिए इसको सर्वाधिक खतरनाक बताता है वो। ठीक है, नॉर्थ हवा को जेफरीज ये धूल भरी और सर्वाधिक प्रचंड हवा इसको वो मानता है, और साथ ही इसको ये सुगंधित हवा भी मानता है। यूरस ये पूर्व से आने वाली जो है हवा है, और ये मंद और उष्ण प्रकार की हवा है। इस प्रकार से इन चार जो हवाएं हैं, इन चार हवाओं की विशेषताएं उसने अलग अलग बताई हैं, और यहाँ से कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा जो है होमर से पूछा जाता है। अब देखो निम्न में से कौन सा कथन होमर के संदर्भ में सत्य है, क्या है, सत्य है। ठीक है, यहाँ हम जो कथन दिए गए हैं उनमें सत्य जो है सही जानकारी जो है उसकी चर्चा अपन करेंगे। देखो होमर का इलियड जो है वो ग्रंथ सही है, वो कैसा है, ऐतिहासिक है। कैसा है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, सही बात है। उसका दूसरा ग्रंथ ओडेसी है, कौन सा है, ओडेसी है। वो कैसा है, भौगोलिक ग्रंथ है। कैसा है, भौगोलिक ग्रंथ है। और जो ओडेसी है उसमें उसने ये भी बताया कि एक ओडेसिस नाम का एक नाविक रहता है जिसकी चर्चाएं हमने अपनी क्लास में विस्तृत रूप से की है कि उसने उसकी जो नौका है वो तूफान में बस जाती है, और वो टार्जन युद्ध में सम्मिलित होने के लिए जो ओडेसिस जाता है और फिर वो ध्रुवीय प्रदेश में चला जाता है। उस प्रकार की उसने जो कहानी कही थी वो अपनी क्लासों में हमने उसका विस्तार से अध्ययन किया था। ठीक है, अब बात करें दूसरी लाइन है दूरों पर सर्वप्रथम 6 महीने की रातें और 6 महीने के जो दिन हैं उनके बारे में बताने वाला पहला व्यक्ति होमर ही था। सही बात है, ये भी क्या है, सही है। होमर ने ही जो अपने ग्रंथ ओडेसी जो ग्रंथ है उसमें उसने बताया, उसने धुरों के 6 महीने और 6 महीने की जो दिन और रात हैं उनके बारे में बताया था। धुरों को उसने सिमेरियन प्रदेश कहा था। क्या कहा था, सिमेरियन। धुरों को उसने सिमेरियन प्रदेश कहा था। ठीक है, तो ये बात भी उसकी सही है, ये भी सही है। उसने धुरों को सिमेरियन प्रदेश कहा। क्या कहा, सिमेरियन प्रदेश कहा था। ठीक है, सही बात है, उसने धुरों को क्या कहा था, सिमेरियन प्रदेश कहा था। ठीक है, उसने सर्वप्रथम 4 दिशाओं का उल्लेख किया था। ये भी सही बात है, उसने सर्वप्रथम 4 दिशाओं का उल्लेख किया था। ये भी सही बात है। इस प्रकार से यहाँ दिए गए चारों जो बिंदु हैं वो चारों ही क्या हैं, सही हैं। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स जो हैं हमने विस्तार से अपनी कक्षाओं में किए हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है थेल्स के संदर्भ में। जो प्रसिद्ध गणितज्ञ था थेल्स, यूनान का पहला गणितज्ञ जो है वो थेल्स ही था। उसके बारे में अपन
जानकारी देखें। देखो यहाँ पूछा गया है सत्य, क्या पूछा गया है? सत्य कथन कौन कौन से हैं इनमें से? ठीक है, थेल्स के अनुसार पृथ्वी जल के ऊपर तैरते हुए चाक के समान है। बिल्कुल सही बात है। थेल्स ने पृथ्वी को जो है तस्करी नुमा, कैसा माना? गोल तस्करी नुमा माना था इसने पृथ्वी को, जो कि चाक के समान होती है। जो कुम्हार का जो चाक होता है उस चाक के समान जो है बिल्कुल गोल उसने पृथ्वी को माना था, और उसके चारों ओर जो है सागर माना था। ये उसकी सही लाइन है। उसने ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं में जल को प्रथम तत्व माना। जल को क्या माना था? प्रथम तत्व माना था। एनेक्जीमेंडर ने जो है ब्रह्मांड के 4 तत्वों की बात की थी। ब्रह्मांड में उसके अनुसार 4 तत्व हैं। आगे जो अरस्तु है, अरस्तु ने 5 तत्वों की बात की थी। और थेल्स ने इसने माना था कि ब्रह्मांड में केवल एक ही तत्व है, वो कौन सा है? जल। सबसे महत्वपूर्ण तत्व जल है, और उसको ही जो है उसने एक तत्व माना था। ठीक है, तो इसका पहला जो बिंदु है वो भी सही है, दूसरा बिंदु है वो भी सही है। अब देखो तीसरा बिंदु जो है उसकी चर्चा करें। उसने सर्वप्रथम पृथ्वी के किसी स्थान की स्थिति निर्धारण करने का प्रयास किया। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। उसने सबसे पहले पृथ्वी के किसी स्थान विशेष की स्थिति निर्धारण करने का प्रयास किया था। हाल ही की सेट की जो एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, तो ये सी बिंदु भी क्या है? सही है। ये सभी जो बिंदु आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हैं सभी मानक बुकों से और एक ऑथराइज जो मैटर है वो आप लोगों के समकक्ष से प्रस्तुत किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अब देखो, तो उसका तीसरा जो बिंदु है वो भी सही है। थेल्स ने आयोनियन दर्शन का जो है उसको पिता कहा जाता है। थेल्स को आयोनियन दर्शन का पिता कहा जाता है। ये बिंदु भी सही है। इस प्रकार से यहाँ दिए गए क्वेश्चन में चारों बिंदु सही हैं। इन चारों बिंदुओं से अलग अलग क्वेश्चन भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे आयोनियन दर्शन का पिता किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? थेल्स को कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो इसका राइट जो आंसर होगा क्या होगा? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका क्या है? राइट आंसर है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन होमर का हवाओं के संदर्भ में सत्य है? यहाँ होमर का एक क्वेश्चन पूछा गया है और 4 बिंदु यहाँ दिए गए हैं और उनमें सत्य सही बिंदु जो है उनकी चर्चाएं अपन को करनी है। पहला बिंदु है उसके अनुसार जेपरीज सर्वाधिक प्रचंड हवा है। बिल्कुल सही बात है। जेपरीज जो है वो सर्वाधिक प्रचंड हवा है जो पश्चिम से आती है। ये भी क्या है? सही बात है, पश्चिम से आती है जेपरीज, जो सुगंधित और धूलभरी है। ये भी सही बात है। पश्चिमी जो हवा है वो धूलभरी, सर्वाधिक प्रचंड और साथ में कैसी है? सुगंधित भी है। बिंदु सही है। दूसरा बिंदु है नॉर्ड्स, ये दक्षिण से तूफानों के आगे चलने वाली हवा है। बिल्कुल सही बात है, तूफानों के आगे चलने वाली हवा है। झंझावतों को लाने वाली भी हवा इसको कहा गया है और झंझावतों को लाती है। सही बात है। ठीक, ये बिंदु भी क्या है? सही है। यूरस, ये पूर्व से आने वाली हवा है जो कभी कभी ही चलती है। ये बिंदु भी सही है। ये पूर्व से आने वाली जो हवा है वो उष्ण व मंद होती है जो कि कभी कभी ही चलती है। इनके बारे में अपनी जो चर्चाएं हैं अपनी क्लास में विस्तार से हुई हुई हैं, सभी को पता है, ये बिंदु सभी को ज्ञात हैं। ठीक है, तो ये बिंदु भी क्या है? सही है। बोरस, उसके अनुसार उत्तर से आने वाली हवा है
जो आकाश को स्वच्छ कर देती है, आकाश को क्या कर देती है, स्वच्छ कर देती है। सही बात है, ठीक है, क्या है, ये बिंदु भी क्या है, सही है। तो चारों बिंदु जो हैं इसके सही हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है, उपयुक्त सभी। क्या होगा, उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन है हेरोडोटस के संदर्भ में। यहाँ क्वेश्चन जो है हेरोडोटस के संदर्भ में, इतिहास के पिता के संदर्भ में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, उसकी जो लाइनें दी गई हैं, कौन कौन सी लाइन जो हैं वो सत्य हैं। ठीक है, पहली जो बिंदु है ये महासागरीय निक्षेप के अध्ययन करने वाला पहला भूगोलवेता था, बिल्कुल सही बिंदु है। महासागरीय निक्षेपों का अध्ययन करने वाला पहला जो भूगोलवेता था वो हेरोडोटस ही था, सही बिंदु है। हवा के बहने की सही व्याख्या इसके द्वारा की गई, बिल्कुल सही बिंदु है। हवा के बहने की सही व्याख्या जो है सबसे पहले हेरोडोटस ने की थी। हालांकि हवा के बारे में जानकारी देने वाला पहला व्यक्ति जो है वो एनेक्सीमेंडर था, और एनेक्सीमेंडर ने सबसे पहले वायुमंडल के बारे में बताया था। ये चर्चा भी हमने अपनी क्लासों में विस्तार से की थी। इसके अनुसार हवा ठंडे प्रदेशों से गर्म प्रदेशों की ओर चलती है। हवा का जो स्वभाव होता है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जो है वो हवाएं चलती हैं। तो इसने बताया, वही चीज़ बताएगी, ठंडे प्रदेशों से गर्म प्रदेशों की ओर क्या चलती हैं, हवाएं चलती हैं। ठीक है भाई, जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ क्या होता है, उच्च वायुदाब, क्योंकि वहाँ तापमान क्या होता है, निम्न तापमान होता है। जहाँ तापमान में और वायुदाब में उल्टा संबंध होता है, तो यहाँ उच्च वायुदाब है ठंडे प्रदेशों, तो हवाएं ठंडे प्रदेशों से गर्म प्रदेशों की ओर चलती हैं। ये सही व्याख्या है, ठीक है। और ये सही व्याख्या जो है सबसे पहले किसने की थी, हेरोडोटस ने ही की थी, ठीक है। हालांकि एनेक्सीमेंडर जो है उसने हवाएं जो हैं उसने बताया था गर्मी की असमानता की वजह से चलती है, जो कि सही कारण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा बिंदु है, दूसरा बिंदु भी सही है। उसके द्वारा सर्वप्रथम, हेरोडोटस के द्वारा सर्वप्रथम यह बताया गया कि लाल सागर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन नेट की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। उसने सबसे पहले, हेरोडोटस ही पहला वो विद्वान था जिसने अफ्रीका और एशिया को जो है लाल सागर के द्वारा पृथक माना था। वर्तमान में लाल सागर जो है वो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। ये चीज़ भी जो है यहाँ लागू होती है, क्योंकि ये चीज़ जो जानकारी देने वाला पहला जो व्यक्ति था वो कौन था, हेरोडोटस ही था, ठीक है। इससे पहले, हेरोडोटस से पहले जितने भी यूनानी ज्योग्राफर हुए हैं सब नील नदी को ही जो है अफ्रीका और एशिया के बीच में सीमा मानते थे, लेकिन इसने उस चीज़ को खारिज किया और सबसे पहले लाल सागर के बारे में बताया कि ये दोनों को अलग अलग करता है। अफ्रीका में उसने नील नदी घाटी में थेबस नगर तक की यात्रा की थी। ये चौथा बिंदु है, ठीक है। ये जो चौथा बिंदु है वो रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है। उसने अफ्रीका में एलिफेंटाइन जो नगर है वहां तक की यात्रा की थी, फरतम प्रपात, एलिफेंटाइन नगर या वर्तमान में अस्वान बांध तक की यात्रा की थी, जो कि थेबस नगर से भी आगे है। थेबस नगर तक की तो यात्रा करने वाला जो व्यक्ति था, जो यूनानी भूगोलवेता था, वो हेकेटियस था, ठीक है। हेकेटियस ने थेबस नगर तक की यात्रा की थी और वहाँ के ओमान देवालय के जो महंत है उसे भेंट की थी, ठीक है। तो उसका ये डी जो बिंदु है वो क्या है, गलत है, ठीक है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ए, बी और सी। ए, बी और सी, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। डी इसका गलत बिंदु है।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन होमर के संदर्भ में सत्य है। यहाँ क्वेश्चन होमर का पूछा गया है और वो भी सत्य कथन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, पहला बिंदु है उसने होमरी की स्कूल की स्थापना की। बिल्कुल सही बात है, होमर के द्वारा जिस स्कूल की स्थापना की गई थी वो होमरिक थी। उसे यूनानी साहित्य में जो है उसका जो वर्णन है, जो उसका योगदान है, उसको होमरिक भूगोल के नाम से जाना जाता है। सही बात है, यूनानी साहित्य में जो है होमर के योगदान को होमरिक भूगोल के नाम से लिखा गया है। बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेबो ने उसे भूगोल का संस्थापक कहा है। होमर को स्ट्रेबो ने भूगोल का क्या कहा है, संस्थापक कहा है। ये बिंदु भी क्या है, सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है कि किस भूगोलवेता ने जो है वो होमर को भूगोल का पिता कहा है। इसने कहा है स्ट्रेबो ने। किसने कहा है, स्ट्रेबो ने कहा है। तीसरा बिंदु है नॉर्ड्स, उसके अनुसार पश्चिम से आने वाली एक सुगंधित हवा है जो साथ में धूल भरी है। गलत बात है। पश्चिम से आने वाली जो हवा है वो जेफ्रीस है। कौन सी है, जेफ्रीस है। नॉर्थ दक्षिण से आने वाली हवा है। ठीक है, तो इसका ये बिंदु जो है वो गलत है। उसने सर्वप्रथम तारापुंजों के बारे में बताया। सही बात है, होमर ने सबसे पहले तारापुंजों की व्याख्या उसी ने की थी। उसने ग्रेट बियर, कौन सा तारापुंज, ग्रेट बियर जो तारापुंज है जिसको सप्तऋषि मंडल बोला जाता है, उसके बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाला भूगोलवेता कौन था, होमर था। उसने ओरियन पलिडेज जो तारापुंज हैं उनके बारे में बताया था। हमने अपनी क्लास में इन बातों की भी चर्चा, कंपैरेटिव स्टडी भी की थी कि आगे आने वाले जो कई भूगोलवेता हैं वो भी तारापुंजों के बारे में बताएंगे, जिनमें हिपाकर्स ने 850 तारापुंजों की सूची प्रस्तुत की थी। टोलमी ने जो है 1022 तारापुंजों की जो है वो सूची प्रस्तुत की थी। ये क्वेश्चन भी हमने कंपैरेटिव अपनी क्लासों में देखा था। ठीक है, तो इसका डी बिंदु भी सही है। तो यहाँ इसका जो आंसर होगा ए, बी और डी, 2 नंबर का इसका आंसर होगा। बाकी सभी इसके जो आंसर हैं वो गलत हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा कथन होमर के संदर्भ में असत्य है। यहां क्वेश्चन पूछा गया है क्या, असत्य, जो कि गलत है। ऐसा कौन सा कथन है जो गलत है। अब देखो उसके अनुसार आकाश लंबे खंभों पर टिका हुआ है। सही बात है, होमर ने माना कि आकाश जो है लंबे खंभों पर टिका हुआ है, जिसको वो टालस पिलर्स कॉन्सेप्ट कहा जाता है, जिसकी चर्चा हमने अपनी क्लासों में की है। ठीक है, ये बिंदु भी सही है। उसने अपने ग्रंथ में टार्जन युद्ध के बारे में उल्लेख किया है। उसने अपने ग्रंथ में टार्जन युद्ध के बारे में भी उल्लेख किया है। जो ओडिसी जो ग्रंथ है उसका, उसमें उसने टार्जन युद्ध का उल्लेख किया है। ये सही बात है। अपनी क्लास में इनके बारे में विस्तृत चर्चा हो चुकी है कि उसने किस प्रकार से टार्जन युद्ध जो है उसका उल्लेख किया था। उसने बताया कि वो एक ओडेसस जो नाम का जो एक राजा था यूनान का, यूनान के दक्षिण में इथिका, वहाँ का वो राजा था जहाँ से वो टाई राज्य के पतन के लिए, एशिया माइनर में स्थित है टाई राज्य, वहाँ उसके पतन के लिए वो जाता है। रास्ते में उसकी नौकाएं जो है फंस जाती हैं वापस लौटते वक्त। तो इसकी चर्चाएं हमने क्लास में की थी टार्जन युद्ध की। तो ये बिंदु भी क्या है, सही है। उसने पृथ्वी को एक बेलनाकार आकृति के रूप में माना। बेलनाकार आकृति के रूप में होमर ने नहीं माना था। ये क्या है, गलत बिंदु है। ठीक है, उसने पृथ्वी को एक गोल तस्करी के रूप में, पृथ्वी को किसके रूप में माना था, एक गोल तस्करी के रूप में माना था होमर ने। और पृथ्वी को चपटी तस्करी के रूप में मानने वाला पहला भूगोलवेता हेरोडोटस था। हेरोडोटस से पूर्व सभी भूगोलवेता जो हैं
वो पृथ्वी को गोल तस्करी के रूप में मानते थे। ठीक है, तो ये उसका गलत बिंदु है। उसने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गीय मेहराबों की कल्पना की है। सही बात है। होमर ने बताया कि पृथ्वी के चारों कोनों के ऊपर जो हैं 4 मेहराबें स्थित हैं जिनमें स्वर्ग जाने का रास्ता है। वो ऐसी कल्पनाएं करता है, जो कि सही बात है। तो उसका असत्य जो बिंदु है वो केवल क्या आएगा, सी। क्या आएगा, सी। बाकी सभी बिंदु क्या हैं, सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भूगोलवेता आयोनियन संप्रदाय से संबंधित नहीं था। क्या पूछा है, नहीं था। ठीक, आयोनियन जो संप्रदाय है जिसकी स्थापना थेल्स ने की थी, और थेल्स के जो शिष्य और ये इसके से जुड़े हुए थे, तो थेल्स जो है इसका क्या है, वो भी संप्रदाय से संबंधित था। ठीक है, और एनेक्जिमेंडर है वो भी संप्रदाय से संबंधित था। हेकेटियस भी संप्रदाय से संबंधित था। तो यहां पूछा है नहीं था, तो नहीं था कौन सा, इरोटोनिस। इसका राइट आंसर क्या होगा, इरोटोनिस। ये तीनों जो हैं वो इस संप्रदाय से संबंधित है। उसने आयोनियन स्कूल की स्थापना की थी, और आयोनियन स्कूल से संबंधित या उस संप्रदाय से संबंधित ये तीनों भूगोलवेता थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, थेल्स ने किस तिथि को सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी की थी। यूजीसी की नेट की एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है कि थेल्स ने जो है वो किस तिथि को सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी की थी। देखो, 28 मई 580, 28 मई 560, 28 मई 585। इसका राइट आंसर जो है वो 28 मई 585 बीसी था। ठीक है, जिसकी चर्चाएं हमने अपनी क्लास में विस्तार से की थी। 28 मई 585 बीसी को उसने किस प्रकार से जो है वो भविष्यवाणी की थी, सारी चर्चाएं अपनी क्लास में हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, वो सी है। अब देखो, विश्व का पहला यात्री भूगोलवेता, पहला यात्री जो भूगोलवेता था वो कौन था, कौन था, थेल्स। कौन था, थेल्स पहला यात्री भूगोलवेता था। बाकी सभी इसके क्या हैं, रॉन्ग आंसर हैं। हमने अपनी क्लास में ये चर्चा भी की थी कंपैरेटिव स्टडी में कि पहला यात्री भूगोलवेता जो है वो थेल्स था, और किस भूगोलवेता ने जो है ये माना था कि एक भूगोल जो वेता है उसके लिए एक यात्री भूगोलवेता होना आवश्यक है। वो कौन था, स्ट्रेबो। स्ट्रेबो ने बिल्कुल साफ साफ कहा था कि एक भूगोलवेता का यात्री होना जरूरी है। ठीक है, ये चीज़ उसने की थी। लेकिन ऐसा भी एक भूगोलवेता हुआ जो बहुत फेमस था लेकिन वो यात्री नहीं था। ये क्वेश्चन भी कम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, टोलमी। टोलमी जो है एक यात्री भूगोलवेता नहीं था, फेमस होते हुए भी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, थेल्स। पहला यात्री भूगोलवेता जो है वो थेल्स ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा भूगोलवेता मिलेटिस नगर का निवासी नहीं था। मिलेटिस नगर का निवासी नहीं था। हमने चर्चाएं इसकी विस्तार से क्लास में की थी कि मिलेटिस नगर के 3 भूगोलवेता थे। ठीक है, वो कौन कौन से 3 भूगोलवेता थे, थेल्स जो है मिलेटिस नगर का निवासी था, एनेक्जिमेंडर जो है मिलेटिस नगर का निवासी था, और हेकेटियस जो है मिलेटिस नगर का निवासी था। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, हेरोडोटस है, क्योंकि वो ही मिलेटिस नगर का निवासी नहीं था, बाकी ये तीनों मिलेटिस नगर के निवासी थे। ये
हेलिकानेसिस जो नगर है वहाँ का निवासी था। एशिया माइनर में स्थित हेलिकानेसिस नगर का ये निवासी था हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, ये अपनी क्लासों में इसकी चर्चा हुई थी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूनानी भूगोलवेता ने भूमि मापन की विधियां डेवलप की थी? ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पीजीटी की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि किस यूनानी ज्योग्राफर ने भूमि मापन की विधियां डेवलप की थी? किसने डेवलप की थी? थेल्स ने। थेल्स जो है मिस्र यात्रा के दौरान जाता है और मिस्र के जो पुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों से उसने भूमि मापन की विधियां और ज्यामिति की जो 6 परमें उसने प्रतिपादित की थी वो वहीं से सीख के आया था। वो वहाँ से कोण बनाना भी सीख के आया था, वो आधार रेखा खींचना भी सीख के आया था, वो क्षेत्र पुस्तिका बनाना भी सीख के आया था। ठीक है, अब देखो तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थेल्स होगा। ठीक है, बाकी इसके क्या हैं? रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट है अपना नील नदी, बाहेल गजल और बाहेल अजरक नदियों से मिलकर बनी है। उपयुक्त जानकारी किस यूनानी विद्वान ने दी थी? देखो हमने अपनी क्लासों में नील नदी का कंपैरेटिव स्टडी है वो की थी कि किस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने नील नदी के बारे में बताया था। ठीक, नील नदी के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाला जो है व्यक्ति थेल्स ही था, और थेल्स ने ही ये चीज़ बताई थी कि नील नदी जो है 2 नदियों से मिलकर बनी है, सफ़ेद नील और नीली नील। बाहेल गजल जो है वो यूनानी भाषा में बाहेल गजल बोला जाता है इसको, और वैसे ये सफ़ेद नील है और ये नीली नील है। ठीक है, ये क्या है? नीली नील नदी है। तो थेल्स ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। फिर आगे हमने चर्चाएं की थी कि हेरोडोटस ने भी इसके बारे में बताया था, इसके डेल्टा का अध्ययन किया था और डेल्टा शब्द प्रस्तावित किया था। ठीक है, इरोटोस्नीज ने भी जो इसके बारे में बताया था, यहाँ नोबियन जनजाति के बारे में उसकी जो है उसने चर्चाएं की थी। तो इस प्रकार से सभी करीब करीब सभी भूगोलवेताओं जो है इसके बारे में चर्चाएं की थी, जिनकी चर्चाएं हमने अपनी क्लासों में की थी, कंपैरेटिव स्टडीज़ की थी। ठीक है, अब है नेक्स्ट मिलेशियन अथवा आयोनियन स्कूल का संस्थापक कौन था? मिलेशियन अथवा आयोनियन स्कूल दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आयोनियन वर्ड भी पूछा जाता है और मिलेशियन जो वर्ड है वो भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड पूछ लिए जाते हैं कि ये स्कूल की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? थेल्स के द्वारा की गई थी। बाकी सभी जो है गलत है। होमर ने होमरिक स्कूल की स्थापना की थी, होमरिक। और अरस्तु इसने लाइसियम, इसने जो है लाइसियम स्कूल की स्थापना की थी। इरोडोस्नीज ने जो है अलेक्जेंड्रिया की जो लाइब्रेरी है उसका ये पहला अध्यक्ष बना था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? थेल्स होगा। अब देखो 580 बीसी विश्व की उत्पत्ति और नक्षत्रों के विषय में पुस्तक लिखने वाला यूनानी भूगोलवेता कौन था? ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है कि 580 बीसी ईसा पूर्व जो है किस भूगोलवेता ने जो है नक्षत्रों की उत्पत्ति और विश्व की उत्पत्ति के बारे में किताब लिखी थी? कौन था? थेल्स। कौन था? थेल्स। इस कृति के कारण ही उसे गणितीय भूगोल का जो है प्रारंभकर्ता माना गया है, और एनेक्जिमेंडर है उसके साथ थेल्स को भी गणितीय भूगोल का पिता माना जाता है। ये हमने चर्चाएं की थी अपनी क्लासों में। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा इसका थेल्स। बाकी सभी इसके क्या हैं? रॉन्ग आंसर हैं। अब देखो
समुद्र में बसी हुई दुनिया का चारों तरफ से, समुद्र ने बसी हुई दुनिया का चारों तरफ से सफाया कर दिया है। ये एक कोटेशन है। उपयुक्त कथन किस यूनानी विद्वान का है? ठीक है, मानक जो बुक्स हैं उनमें इस प्रकार की लैंग्वेज जो हैं वो लिखी हुई है। ठीक है, तो ये किसका कथन है? होमर का। किसका कथन है? होमर का ये कथन है। बाकी इसके सभी जो हैं वो गलत आंसर हैं। होमर ने ही लिखा है कि समुद्र में बसी हुई दुनिया का चारों तरफ से, समुद्र ने जो है बसी हुई दुनिया का चारों तरफ से जो है सफाया कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, थेल्स ने निम्न में से किसका ज्ञान यूनानियों को नहीं करवाया? देखो, थेल्स जो है, जो मिस्र यात्रा के दौरान पहला यात्री था। ठीक, पहला बिजनेसमैन भी था। क्या था? थेल्स पहला बिजनेस, एकमात्र भूगोलवेता जो यात्री भी था और भूगोलवेता होने के साथ साथ एक व्यापारी भी था, थेल्स। तो जब ये मिस्र यात्रा के दौरान गया तो इसने आधार रेखा का परिचय जो है यूनानियों को करवाया। इसने कोण बनाना भी यूनानियों को सिखाया। इसने क्षेत्र पुस्तिका का निर्माण करना भी यूनानियों को सिखाया। कौन सा नहीं सिखाया? नोमोन। तो इसका राइट जो आंसर होगा क्या होगा? नोमोन। नोमोन जो है उसका परिचय एनेक्सिमेंडर है उसने करवाया था, नोमोन का। और पॉलस, इन दोनों विद्वानों ने जो है यूनानियों को किसका परिचय करवाया था? नोमोन का। ये अपनी क्लासों में देखा है पहले। अब देखो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन होमर के संदर्भ में सत्य है? कौन कौन से बिंदु जो हैं वो होमर के यहाँ सत्य दिए गए हैं? पहला बिंदु है, उसने ओडेसी ग्रंथ में 4 प्रकार की हवाओं का उल्लेख किया है। सही बात है। उसका जो ग्रंथ था, इलियड और ओडेसी दोनों थे, लेकिन ओडेसी में उसने जो है 4 प्रकार की हवाओं के बारे में बताया है। ठीक है, और ओडेसी उसका भौगोलिक ग्रंथ था। ये हमारी क्लासों में विस्तार से इसके बारे में चर्चाएं हुई थी। सेकेंड बिंदु है, वह लिखता है कि उत्तर में प्रतिकूल वातावरण के कारण असभ्य चरवाहों का विकास हुआ है, जिनमें साइक्लोप्स जो है, साइक्लोपस जाति मुख्य है। हमने होमर की जब क्लासें आप लोगों को अध्ययन करवाई थी तो इसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था कि जब वो उत्तर के प्रदेश के बारे में उल्लेख करता है तो इस जाति विशेष के बारे में भी वो उल्लेख करता है। ठीक है, साइक्लोपस जो जनजाति है इसका उल्लेख करने वाला भूगोलवेता कौन था? होमर था। ठीक है, वो वहाँ की असभ्य जातियों के बारे में बताता है, ध्रुवीय प्रदेश की। तो यही वो असभ्य जाति है जिसके बारे में उसने बताया था। तो ये राइट बिंदु है ये भी। उसने भूमध्य सागर की मेसिना जलसंधि का भी उल्लेख किया है। उसने भूमध्य सागर की मेसिना जो जलसंधि है उसका उल्लेख किया है। यह भी सही बात है। मानक बुक्स में साफ साफ ये लिखा है कि उसने इस मेसिना जलसंधि का जो है उसके बारे में बताया है। तो तीनों बिंदु अब तक सही हैं। उसने अपने ग्रंथों में फोनेशियन नाविकों उनका उल्लेख किया है। बिल्कुल सही बात है, फोनेशियन जो नाविक हैं उनका उसने उल्लेख किया है। और आर्गोनॉट्स की यात्राओं का और मिस्र के वैभव और उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति और उसकी संपन्नता, उसका भी उसने वर्णन किया है। चारों ही बिंदु सही हैं। हमने फोनेशियन नाविकों की भी चर्चाएं अपनी क्लासों में की थी। आर्गोनॉट्स की जो यात्राएं थी, जो 40 दलों का एक समूह था, आर्गो नाम की एक जहाज़ थी जिसके बारे में भी अपनी चर्चाएं की थी अपनी क्लासों में। तो ये जो चारों बिंदु हैं, चारों ही बिंदु जो हैं वो क्या हैं? सही हैं। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर होगा क्या होगा? उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट, होमरे किस हवा को नौका संचालकों के लिए खतरनाक मानता था? उसने दक्षिण से आने वाली जो हवा है, नॉर्थ हवा, उसको सर्वाधिक खतरनाक माना था नौका संचालकों के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? नॉर्थ। इन सभी की चर्चाएं हमने पहले अभी अभी कर ली हैं, ठीक है, और अपने क्लासों में इसके बारे में विस्तार से बताया हुआ है कि किस प्रकार से नॉर्थ जो है वो खतरनाक हवा उसको बताता है। अब देखो, गणितीय परंपरा का सूत्रधार किसे माना जाता है? ये भी पीजीटी की जो एग्जाम है, केवीएस के एग्जाम है, उसमें इस प्रकार का जो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि गणितीय परंपरा का सूत्रधार किसे माना जाता है? दो प्रकार के जो ग्रीक ज्योग्राफर हैं उनमें दो प्रकार के ट्रेड चलते हैं, एक मैथमेटिक्स ट्रेड और एक लिटरेरी ट्रेड, ठीक है, एक साहित्यिक परंपरा और एक गणितीय परंपरा। तो गणितीय परंपरा है, इन दोनों की चर्चाएं अपने अपने क्लासों में कर ली हैं कि साहित्यिक परंपरा की जो शुरुआत है वो हेकेटियस ने की थी, और दूसरा इसका महत्वपूर्ण जो भूगोलवेता था वो हेरोडोटस था। यहाँ गणितीय परंपरा जो है उसके बारे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसका राइट जो आंसर है वो क्या है? एनेक्जीमेंडर है। यहाँ थेल्स इसका राइट आंसर नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ थेल्स को जो है गणितीय परंपरा से संबंधित नहीं माना गया है। गणितीय परंपरा से संबंधित पहला भूगोलवेता, इस परंपरा का जो है शुरुआत करने वाला जो भूगोलवेता है वो एनेक्जीमेंडर को ही माना गया है। मानक बुक्स में ये साफ साफ लिखा है, इसलिए आपको यहाँ एनेक्जीमेंडर ही करना है, ठीक है। तो ये बाकी सभी रॉन्ग आंसर हैं, ये एनेक्जीमेंडर इसका क्या है? सही आंसर है। अब देखो, निम्न में से कौन सा कथन थेल्स के संदर्भ में सत्य है? थेल्स के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? यहाँ सत्य की चर्चा अपन करेंगे, ठीक है। जो सही बिंदु हैं उनकी चर्चाएं, कौन कौन से सही बिंदु हैं थेल्स के संदर्भ में। वह भूगोलवेता होने के साथ साथ एक व्यापारी भी था। क्या था? एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन भी था। हमने अपनी क्लासों में चर्चाएं की थी कि थेल्स क्या है, एक बिजनेसमैन था, किस प्रकार से वो व्यापार करता था, ये सारी चीज़ें हमने बताया था। दूसरा, उसने ज्यामितीय की 6 प्रमेयों, इन 6 प्रमेयों की भी अपने क्लासों में चर्चाएं हुई थी, का प्रतिपादन किया था, ठीक है, सही बात है। पहला बिंदु भी सही है, दूसरा बिंदु भी सही है। तीसरा बिंदु, उसके अनुसार एक अर्धवर्त में बने कोण समकोण होते हैं, ये बात भी सही थी कि थेल्स ने ये बताया था कि जैसे ये कोई एक अर्धवर्त है और इस अर्धवर्त में जो बने कोण होते हैं वो क्या होते हैं? समकोण। ये भी समकोण बन गया यहाँ, ठीक है। ये जो कोण है ये भी क्या बन गया? समकोण बन गया। इस प्रकार से अर्धवर्त में बने जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं? समकोण होते हैं। ये उसकी एक प्रमेय है। ये जो 6 प्रमेय है उसमें से एक प्रमेय उसकी ये भी थी, सही बात है। डी है, उसके अनुसार यदि दो समानांतर रेखाओं को यदि विकीर्ण रेखा काटती है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। ये भी थेल्स की क्या एक प्रमेय थी, और इस प्रमेय के आधार पर ही इरोटोस्थिनीज ने जो है वो पृथ्वी की परिधि का सही मापन किया था। इरोटोस्थिनीज को पृथ्वी के मापन शास्त्र का पिता कहा जाता है। उस इरोटोस्थिनीज ने है वो इसी प्रमेय का जो है उपयोग किया था। उसने बताया था, थेल्स ने, कि ये दो समानांतर रेखाएं हैं और उनको यदि एक विकीर्ण रेखा काट देती है तो ये एकांतर अंतः कोण जो हैं वो क्या होते हैं? वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये बिंदु भी क्या है? सही है। इस प्रकार से यहाँ चारों भी जो बिंदु हैं वो क्या हैं? सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सर्वप्रथम नोमोन यंत्र का परिचय किस यूनानी भूगोलवेता द्वारा करवाया गया? हमने अपनी क्लासों में इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी कि नोमोन यंत्र दिखने में कैसा होता है, स्लाइडों के माध्यम से इसको समझाया गया था।
ये किस प्रकार से आधुनिक सूर्य घड़ी की तरह काम करता है, सभी जो है इसके पार्ट्स का अध्ययन किया गया था। ठीक, यहाँ ऑप्शन है पहला पोलस, दूसरा एनेक्जीमेंडर, तीसरा हिपाकर्स और चौथा जो है ए व बी दोनों। ठीक, ये जो पोलस है इसने भी जो है नोमोन का परिचय यूनानियों को करवाया था और एनेक्जीमेंडर इसने भी करवाया था। तो दोनों इसके क्या हैं, राइट आंसर हैं। इसलिए इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, डी, ए और बी दोनों। किन लोगों को सूर्य घड़ी अथवा नोमोन यंत्र का प्रारंभिक खोजकर्ता माना जाता है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है कि किन लोगों ने सबसे पहले नोमोन का जो है प्रारंभ किया था। जो एनेक्जीमेंडर है नोमोन यूनानियों को उसके बारे में सिखाता है, तो वो यूनानियों को किन लोगों से जो है उसने ये ज्ञान लिया था उसकी भी चर्चा करते हैं अपन। सुमेरियन ये भी गलत है, असीरियन ये भी गलत है, चेल्डियन ये भी गलत है। इसका राइट जो आंसर है वो क्या है, बेबोलियन है। सुमेरियन वासी ये मानचित्र कला के प्रारंभकर्ता माना गया है। सुमेरियन वासियों को मानचित्र कला के प्रारंभकर्ता इनको माना गया है। सेट की एग्जाम में 2013 की सेट की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि किन लोगों को मानचित्र कला का प्रारंभकर्ता कहा गया है। सुमेरियन जो व्यक्ति हैं उनको, मेसोपोटामिया की सुमेरियन व्यक्तियों को, इन्होंने 2700 BC पूर्व चित्रात्मक माप जो है मानचित्र बनाए थे वहाँ के नगरों के। असीरियन, इन लोगों ने जो है वर्थ को 360 डिग्रीज में विभाजित करने का कार्य किया था। आगे हिपाकस ने जो है इन्हीं की सहायता ली थी। चेल्डियन ये भी इन्हीं का हिस्सा है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बेबोलियन होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन एनेक्जीमेंडर के संदर्भ में सत्य है? एनेक्जीमेंडर के संदर्भ में सत्य है। उसने सर्वप्रथम जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया, सही बात है। उसने बताया कि जीवों का जो है विकास एक निरंतर विकास प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है।